स्वागत है एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्योंकि आज मैं क्लास दे नहीं पाया था, बस यूँ ही, कोई ख़ास कारण नहीं था। और आज मैंने फिर एक नया टॉपिक लिया है, वो भी इसलिए थोड़ा सा वो कैब्स ले रहा हूँ क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं या तो कुछ आने वाली हैं या तो कुछ चल रही हैं, बहुत ही अपकमिंग एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। तो मैं सोचता हूँ शायद इसका बेनिफिट बच्चों को मिल जाए तो अच्छा ही है। इसलिए ये मैंने आज कुछ ईडियम्स लिए हैं थोड़े से, और ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही कंपलसरी, मतलब चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों या किसी भी कंपटीशन के बच्चे हों, और जो कंपटीशन फेस करते रहते हैं उनको पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन पेपर में अक्सर दिखाई देते हैं किसी न किसी तरह। अब देखो, सारे ईडियम्स तो एक जगह आते नहीं, यह है कि किसी एग्ज़ाम में कोई ना कोई एक आध आ ही जाता है। तो ऐसे करके जब बहुत सारे पढ़े जाते हैं तब कहीं एक आध हमारी नज़र में पेपर में आता है। तो चूँकि प्रैक्टिस हमें पहले से करनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पहले से पढ़ना होता है। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट ईडियम्स, चूँकि मैंने लिख रखा था बताने के लिए, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जैसे लिखा है बाय ऑल मीन्स, तो बाय ऑल मीन्स माने होता है, लिख देते हैं यहाँ पर कि सर्टेनली, सर्टेनली माने बाय ऑल मीन्स। वैसे मैं ये चारों बता चुका हूँ एक वीडियो में, फिर भी मैंने दोबारा लिया है कि रिवीजन हो जाएगा कि क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं। सर्टेनली का मतलब हो गया निश्चित रूप से। बाय ऑल मीन्स जब सभी साधनों सभी तरीकों से है तो निश्चित ही है वो चीज़। तो बाय ऑल मीन्स यह कर सकते हैं कि बाय ऑल द पॉसिबल वेज, सभी संभव तरीके से। तो बाय ऑल द पॉसिबल वेज, और या फिर सर्टेनली कर देते हैं यानी निश्चित रूप से। इसके बाद बाय नो मीन्स, बाय नो मीन्स माने कर देते हैं मतलब नेवर यानी कभी नहीं, या कर सकते हैं बाय द नो वे। बाय द नो वे माने किसी भी तरीके से नहीं। तो बाय द नो वे यानी किसी भी तरीके से नहीं, या फिर नेवर मतलब कभी नहीं। इसके बाद बाय एनी मीन्स का मतलब होता है एनी हाउ, एनी हाउ यानी किसी न किसी प्रकार से। इसको एक और कर सकते हैं नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल माने बिल्कुल नहीं, इसी को। नो मीन्स, बाय नो मीन्स मतलब नेवर कभी नहीं, या फिर बाय द नो वे यानी किसी भी तरीके से नहीं, और यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल नहीं। तो ये तीनों इसी के हैं। और बाय एनी मीन्स माने एनी हाउ, एनी हाउ माने किसी न किसी प्रकार से, कैसे भी हो। तो यहाँ पर बाय एनी मीन्स का मतलब एनी हाउ। फिर बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ का मतलब हो गया बाय द वे ऑफ, बाय द वे ऑफ। बाय द वे ऑफ का मतलब किसी तरीके से, किसी जरिए से, किसी माध्यम से। बाय द वे ऑफ का मतलब ये हो गया। तो यहाँ पर बाय ऑल मीन्स सर्टेनली निश्चित ही, और बाय नो मीन्स यानी नेवर या बाय द नो वे या फिर नॉट एट ऑल। बाय एनी मीन्स मतलब एनी हाउ किसी न किसी प्रकार से, और बाय मीन्स ऑफ का मतलब बाय द वे ऑफ यानी किसी न किसी तरीके से, किसी भी तरीके से, कोई मतलब तरीका हो। और जैसे हम ये कहते हैं कि ही सपोर्ट्स हिज फैमिली बाय द मीन्स ऑफ सेलिंग वेजिटेबल्स, यानी सब्जी बेच करके वो अपने परिवार को सपोर्ट करता है। तो बाय द मीन्स ऑफ सेलिंग वेजिटेबल्स यानी वो एक साधन हो गया, साधन के हिसाब से होता है। अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है अंडर सस्पिशन, अंडर सस्पिशन, अंडर द क्लाउड। अंडर द क्लाउड का मतलब देखिए, जितने भी ईडियम्स दिए हुए हैं और जो भी ईडियम्स होते हैं इनकी कोई डायरेक्ट मीनिंग नहीं होती है, फिर भी शब्दों के माध्यम से। इससे ज़्यादा टफ होता है फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब इससे ज़्यादा टफ होता है, उसकी एकदम डिफरेंट मीनिंग जाती है। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, और इनकी कोई की बुक नहीं आती है कि उसका कोई एक्सप्लेनेशन कहीं पर मिले। सीधे हम अगर व्यक्तिगत तरीके से चाहें, अपने तरीके से चाहें तो थोड़ा बहुत सेंस ले सकते हैं। जैसे क्लाउड, क्लाउड मतलब बादल, और बादल के नीचे कोई चीज़ छिपी हुई है तो वो संदेह में होती है, उसमें डाउटफुल हो जाता है वो चीज़।
तो अंडर ए क्लाउड मतलब वो चीज़ स्पष्ट नहीं होती है, और जो चीज़ क्लियर नहीं होती, स्पष्ट नहीं होती, वो संदेह में होती है। तो अंडर सस्पिशन मतलब संदेह में। अंडर द नोज ऑफ, अंडर द नोज ऑफ का मतलब है राइट, राइट इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ समवन, राइट इन फ्रंट ऑफ समवन का मतलब हो गया जस्ट किसी के सामने, मतलब आंखों के सामने, नाक के नीचे से। नाक के नीचे का मतलब होता है कि उसकी आंखों से जैसे काजल निकाल लेना, तो वो होता है अंडर द नोज ऑफ। तो अंडर द नोज ऑफ मतलब राइट इन फ्रंट ऑफ समवन, किसी की आंखों के सामने, किसी की नाक के नीचे से। जैसे मान लो कभी कभी हो जाता है कि द थीफ स्टोल द मनी अंडर द नोज ऑफ द पुलिस, मतलब पुलिस की आंखों के सामने चोर ने चोरी कर ली, तो वो चीज़ होती है यहाँ पर राइट इन फ्रंट ऑफ समवन। फिर लिखा अंडर द थंब ऑफ, और अंडर द थंब ऑफ का मतलब होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ, कंट्रोल ऑफ समवन। अंडर द कंट्रोल ऑफ समवन कर सकते हैं, या इन ए इन्फ्लुएंस ऑफ, इन एन इन्फ्लुएंस ऑफ, इन्फ्लुएंस ऑफ मतलब जब किसी के कोई प्रभाव में होता है, किसी के कोई कंट्रोल में होता है, नियंत्रण में होता है, तो होता है अंडर द थंब ऑफ। तो यहाँ पर अंडर द थंब ऑफ, अंडर द कंट्रोल ऑफ, और या फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, या इन एन इन्फ्लुएंस ऑफ। बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब होता है एनमिटी, एनमिटी का मतलब होता है शत्रुता, या फिर आप ये कह सकते हो कि इन बिटर रिलेशन, इन बिटर रिलेशन, इन बिटर रिलेशन। इन बिटर रिलेशन का मतलब होता है रिश्ते में कड़वाहट जब होती है, तो उसको एनमिटी या बैड ब्लड कहते हैं। बैड ब्लड का मतलब सेंस समझ रहे हो, बुरा खून वैसे होता है। बुरा खून का मतलब होता है कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके मतलब अंदर से भावनाएं दूषित हो जाती है, शत्रुता हो जाती है, यानी बुराई हो जाती है। तो मतलब खून में ऐसा कुछ हो गया कि बुराई पैदा हो गई, तो वही चीज़ बैड ब्लड का। तो मतलब सेंस लिया गया, ये सैकड़ों साल पुरानी चीज़ें होती हैं, जो पहले से जो चीज़ बन गई तो वो बन गई, पर इनमें थोड़ा बहुत सेंस हम पकड़ सकते हैं, पर एकदम किसी चीज़ में बिल्कुल क्लियर भी हो सकता है, किसी चीज़ में हम थोड़ा सा उसका सेंस ले सकते हैं, थोड़ा आइडिया लग सकता है कि ये चीज़ हो सकती है। जैसे लिखा ब्लू ब्लड, तो ब्लू ब्लड का मतलब होता है अरिस्टोक्रेटिक, अरिस्टोक्रेटिक। पर्सन, और इसका मतलब होता है एक ब्लू ब्लड का मतलब अमीर आदमी, या मतलब एक उच्च दर्जे का आदमी। अरिस्टोक्रेटिक पर्सन उसको ब्लू ब्लड कहते हैं, ब्लू ब्लड। तो बैड ब्लड, एनिमिटी, ब्लू ब्लड, अरिस्टोक्रेटिक पर्सन। और कोल्ड ब्लड का मतलब होता है क्रूअल पर्सन, क्रूअल पर्सन। और जैसे तो ज़्यादातर इसका यूज आ जाता है कोल्ड ब्लडेड, जैसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर शायद सुना होगा, कि बहुत ही बुरी तरीके से हत्या करना, यानी बड़ी निर्दयता पूर्वक हत्या करना, क्रूर तरीके से, मतलब बीस्टली, क्रूर तरीके से उसकी हत्या करना, निर्मम जिसको कहते हैं, तो वो होता है कोल्ड ब्लड। और निर्मम का मतलब होता है जिसमें ममता या कोई ऐसा कुछ स्नेह कुछ होता नहीं है। निर्मम मतलब बिना स्नेह के, तो वहाँ पर स्नेह तो कुछ कोई मतलब नहीं है, उसको हम कहते हैं क्रूअल पर्सन। तो यहाँ पर कोल्ड ब्लड का मतलब हो गया क्रूअल पर्सन, ब्लू ब्लड का मतलब हो गया अरिस्टोक्रेटिक पर्सन, और बैड ब्लड का मतलब हो गया एनिमिटी यानी इन बिटर रिलेशन, मतलब रिश्ते में कड़वाहट की स्थिति जब होती है उसको शत्रुता कहते हैं। तो यहाँ पर अरिस्टोक्रेटिक पर्सन हो गया, कोल्ड ब्लड का मतलब क्रूअल पर्सन हो गया। ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि टू ब्रेक द साइलेंस, यानी सभी जानते हैं मौन का वातावरण तोड़ना। तो टू ब्रेक द साइलेंस मतलब किसी चीज की कुछ स्टार्ट करना, सब कोई शांत हो, इसके बाद कोई मतलब कोई अपनी बातचीत फिर प्रारंभ करे, तो उसको कहते हैं ब्रेक द साइलेंस।
और ब्रेक द न्यूज का मतलब होता है टू गिव बैड न्यूज। इसको बैड न्यूज भी ले लेते हैं, कभी कभी यहाँ होता है टू गिव फर्स्ट न्यूज। फर्स्ट न्यूज का मतलब पहली खबर भी देना हो जाता है, और ज्यादातर इसको इस सेंस में लिया जाता है टू गिव बैड न्यूज। तो ब्रेक द न्यूज का मतलब होता है टू गिव बैड न्यूज, यानी बुरी खबर देना, या कभी कभी इसका अर्थ ये भी ले लेते हैं टू गिव फर्स्ट न्यूज मतलब पहली खबर देना। कट नो आइस का मतलब होता है टू मेक to fail to make an impression in impression। अब देखिए इतना बड़ा बोर्ड बनवा रखा है, फिर भी जगह थोड़ा कम ही पड़ जाती है। अब देखिए फिर इसका कोई ना कोई इलाज सोचा जाएगा, हो सकता है इसको और एरिया बढ़वाया जाए या कुछ भी करा जाए। अब यहाँ तो ये हो जाता है कि मैं तो इस तरफ आ जाता हूँ, तो इतना एरिया इधर कवर हो जाता है। इसके बाद अब ये इतनी जगह बचती है तो कुछ वर्ड्स लिए जाते हैं, इसके बाद उनका कुछ एक्सप्लेनेशन होता है। तो कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई चीज़ है जिससे कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो वो थोड़ा एडजस्ट करना ही होता है। तो अब किया क्या जाए कि मतलब थोड़ा सा अब सीधे ये समझ लीजिए डिजिटल बोर्ड ही आएगा सीधे, अब ये सब हटा दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फिलहाल टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन अर्थात कोई भी प्रभाव डालने में असफल हो जाना, उसको कहते हैं कट नो वॉइस। कट नो वॉइस का मतलब होता है कोई प्रभाव न डाल पाना। टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन मतलब कट नो वॉइस। इसके बाद आगे आते हैं कैपिटल आइडिया, और कैपिटल आइडिया का मतलब होता है डिसेंट आइडिया। डिसेंट आइडिया, डिसेंट आइडिया या हम कह सकते हैं सिविल आइडिया, मतलब श्रेष्ठ या सभ्य विचार, जिसको हम उत्कृष्ट विचार भी कहते हैं। उत्कृष्ट विचार या सभ्य विचार या श्रेष्ठ विचार, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल आइडिया। फिर लिखा है कैपिटल क्राइम, तो कैपिटल क्राइम का मतलब होता है हीनस, या फिर हम कह सकते हैं फेलोनियस, या फिर हम कह सकते हैं डैमनेबल। डैमनेबल का मतलब होता है कोई ऐसा क्राइम जो बहुत ही घृणित हो, कोई ऐसा क्राइम जो जघन्य हो, जो ऐसा क्राइम जो जघन्य हो, उसको हम कैपिटल क्राइम कहते हैं। कैपिटल मतलब एक सुप्रीम लेवल को डिनोट करता है। सुप्रीम लेवल का मतलब होता है एक हाईएस्ट क्वालिटी को डिनोट करता है। तो अगर कैपिटल आइडिया है तो वो श्रेष्ठ विचार हो गया और कैपिटल क्राइम है तो वो एक बहुत बड़ा अपराध यानी जघन्य अपराध हो गया। डैमनेबल मतलब निंदनीय घृणित अपराध हो गया। और इसके बाद ये कैपिटल पनिशमेंट है, तो कैपिटल पनिशमेंट का मतलब सबसे बड़ी सजा, और सबसे बड़ी सजा क्या होती है? सीधे होता है डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस का मतलब होता है कैपिटल पनिशमेंट मतलब मौत की सजा, तो वो डेथ सेंटेंस। कैपिटल क्राइम हीनस या फेलोनियस या डैमनेबल यानी जघन्य अपराध को कैपिटल क्राइम कहते हैं। और कैपिटल आइडिया को डिसेंट आइडिया या सिविल आइडिया मतलब बहुत सुंदर विचार, बड़ा अच्छा विचार। तो ये जितने कैपिटल करके लिखा हुआ है ये एक सुप्रीम क्वालिटी को दर्शाते हैं, इसलिए इनमें से वो चीज़ यहाँ आ रही है। फिर इसके बाद बर्न वंस फिंगर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा टू गेट वंस इनटू ट्रबल, मतलब ये होता है कि परेशानी, भाई अपनी उंगली जला लेना, कोई अपनी उंगली जला ले मतलब खुद ही परेशानी में डाल देना। तो बर्न वंस फिंगर मैंने कह रखा है कि इनका अगर सेंस यहाँ से निकल आए ये एक अलग बात है, लेकिन हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि इडियम्स एंड फ्रेजेस का अर्थ बहुत ही डायरेक्ट तरीके से निकलेगा उसका, लेकिन डीप सेंस उसका होता जरूर है। उसका उन शब्दों को लिखने का क्या मतलब होता है कि उन शब्दों से कोई ना कोई उसका डीप सेंस है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जनरली हम देखते ही समझ जाते हैं, लेकिन कुछ का बहुत डीप सेंस होता है जिसको एक्सप्लेन करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बर्न वंस फिंगर मतलब टू गेट वंस इनटू ट्रबल मतलब परेशानी में डाल देना। इसके बाद लिखा बर्न ए होल इन द पॉकेट, तो मतलब होता है टू स्पेंड मनी
क्विकली, मतलब बहुत जल्दी धन खर्च करना। भाई बर्न ए होल इन द पॉकेट, अर्थात किसी की जेब में कोई छेद हो तो उसका मतलब होता है बहुत तेजी से धन का निकलना हो गया, जेब में जो कुछ पड़ा वो निकल रहा बड़ी तेजी से। तो इसी तरह मतलब होता है टू स्पेंड मनी क्विकली, अर्थात बहुत जल्दी धन खर्च कर देना। इसके बाद यहाँ पर है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, तो यहाँ पर हो जाता है टू यूज वंस रिसोर्सेज और एनर्जीज टू एक्सेस। ये है इसका, जरा समझ लेना क्योंकि मैं इरेज कर देता हूं बाद में। तो यहां पर हो जाएगा बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब समझते हो, मतलब कैंडल को दोनों तरफ से जलाना। जब आप कैंडल को दोनों तरफ से जला रहे हो तो कोई भी चीज़ है बहुत जल्दी वेस्ट हो जाएगी, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। जैसे होता है कि चारों तरफ से धन का बर्बाद होना, चारों तरफ से उसके संसाधनों का नष्ट होना। तो रिसोर्सेज माने संसाधन हो गए, एनर्जीज माने ताकतें हो गई, शक्तियाँ हो गई, और एक्सेस माने बहुत ज़्यादा, और यूज माने प्रयोग करना, मतलब किसी के संसाधनों या शक्तियों को बहुत ज़्यादा प्रयोग करना, यानी कुल मिलाकर दुरुपयोग करना। तो यहाँ पर ये हो गया बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। एंड माने छोर होता है, कैंडल माने मोमबत्ती, बोथ माने दोनों, दोनों तरफ से मोमबत्ती जलाओ तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगी। तो मतलब हो गया किसी व्यक्ति की शक्तियों या संसाधनों का बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुतायत मात्रा में उसका उपयोग में लाना। तो यहाँ पर ये हो गया टू यूज वंस रिसोर्सेज और एनर्जीज टू एक्सेस, एक्सेस माने बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो ये इसका मतलब हो जाता है लेबरिंग और या फिर स्टडिंग टिल नाइट। इसका मतलब हो गया देर रात तक परिश्रम करना या पढ़ना, मतलब रात तक कोई काम कर रहा है, चाहे वो पढ़ रहा हो या अन्य कोई काम कर रहा हो। वो कह रहा है बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात का तेल जलाना। तो रात का तेल जलाना, चूंकि मैंने कहा कि ये जो इडियम्स हैं, मुहावरे हैं, ये सैकड़ों वर्ष पुराने होते हैं। चूंकि आज तो लाइट है तो ऑयल का कोई काम नहीं, लेकिन पुराने युग में, पुराने ज़माने में तेल में ही लोग दीपक जला करके पढ़ा करते थे या काम किया करते थे। तो वो क्या होता है कि अगर आधी रात तक दीपक जलता है तो आधी रात तक तेल जलता है। तो वो हो गया कि बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब आधी रात तक तेल जलाना का मतलब हो गया कि दीपक जलाना। दीपक जलाना मतलब दीपक जला करके कोई काम करना। थोड़ा सा पॉजिटिव इनको सोचना है, जब पॉजिटिव आप सोचोगे तभी इनको आप अच्छे से समझ पाओगे कि हाँ इसका मतलब ये होता है। तो लेबरिंग या स्टडिंग टिल नाइट मतलब रात तक पढ़ना या रात तक काम करना होता है बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसके बाद है लिखा है पिक अप द गॉन्टलेट। तो पिक अप द गॉन्टलेट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट चैलेंज। टू एक्सेप्ट चैलेंज का मतलब होता है चुनौती स्वीकार करना। एक्चुअली गॉन्टलेट क्या होते हैं, एक प्रकार के लोहे के दस्ताने होते हैं, ग्लव्स होते हैं जो युद्ध में पहने जाते हैं। अर्थात वो योद्धा के जो मतलब सामान होता है उसका, जो अपने आप को किसी न किसी तरह से प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है। तो वो चीज़ होते हैं, जैसे किसी ने तलवार या कुछ भी चीज़ फेंकी, चलो उठाओ, तो उसका मतलब अगर किसी ने उठा लिया तो मतलब होता है कि उसको चुनौती स्वीकार कर ली। तो पिक अप द गॉन्टलेट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट द चैलेंज, और थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है टू गिव द चैलेंज। टू गिव द चैलेंज, तो टू गिव चैलेंज या टू एक्सेप्ट चैलेंज। पिक अप द गॉन्टलेट मतलब चुनौती स्वीकार करना, और थ्रो डाउन द गॉन्टलेट अर्थात थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब हो गया टू गिव चैलेंज। मतलब कोई कहता है तो वो चुनौती दे रहा है, और कोई उठाता है उनको तो चुनौती स्वीकार कर रहा है। तो पिकअप माने उठाना, थ्रो डाउन माने नीचे फेंकना। तो गॉन्टलेट का मतलब लोह के दस्ताने होते हैं। तो वही मतलब उसका योद्धा का जो सामान होता है, कोई भी चीज़, भाला, तीर, तलवार, कुछ भी होता है। चूँकि गॉन्टलेट एक अलग चीज़ है, लेकिन युद्ध के तमाम ऐसे जो साधन होते हैं उन्हीं में से एक है। और वो अगर कोई कहता है तो उसको चुनौती देना कहते हैं। और मैंने कह रखा है कि इनका कोई डायरेक्ट सेंस नहीं होता,
हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं से उसका सेंस उसमें आता जरूर है। इसके बाद लिखा है रन द गॉन्टलेट, और रन द गॉन्टलेट का मतलब होता है, रन द गॉन्टलेट हो गया टू हैव एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, मतलब होता है एक दुखद अनुभव को महसूस करना, एक बुरे अनुभव को महसूस करना, या हम टू गो थ्रू कह सकते हैं, टू गो थ्रू एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, अर्थात एक बुरे अनुभव से गुजरना। टू हैव एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस मतलब एक बुरे अनुभव को महसूस करना या प्राप्त करना। तो यहाँ पर रन द गॉन्टलेट, तो पिकअप द गॉन्टलेट, थ्रू डाउन ड्रॉन द गॉन्टलेट और रन द गॉन्टलेट। तो रन द गॉन्टलेट हो गया टू हैव एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, मतलब बुरे अनुभव को स्वीकार करना या बुरे अनुभव से गुजरना। और टू गिव चैलेंज का मतलब यहाँ पर हो गया थ्रू डाउन द गॉन्टलेट, मतलब चुनौती देना। और पिकअप द गॉन्टलेट का मतलब हो गया टू एक्सेप्ट द चैलेंज, यानी चुनौती स्वीकार करना। इसके बाद बाय एंड बाय लिखा हुआ है, तो बाय एंड बाय का मतलब होता है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, मतलब किसी कार्य के बाद जो चीज धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो उसको कहते हैं ग्रेजुअली। जैसे बाय एंड बाय सोक्रेटिस बिकेम अ टीचर, धीरे धीरे सुकरात एक अध्यापक बन गया। तो बाय एंड बाय का मतलब धीरे धीरे से होता है। तो यहाँ पर ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है क्रमशः, और क्रमशः कोई चीज होती है अपने क्रम से तो उसको ही कहते हैं धीरे धीरे। बाय द वे और बाय द वे और बाय द बाय ये दोनों एक ही सेंस रखते हैं, बाय द बाय या बाय द वे, लेकिन ज्यादातर इसको बोला जाता है बाय द वे। और इसका होता है अनरिलेटेड, अनरिलेटेड टू द प्रीवियस टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन, अर्थात देखा हो, अनुभव किया हो। बाय द वे का मतलब होता है वैसे, बाय द वे का मतलब बाय द वे हाउ इज जॉन, बाय द वे हाउ इज जॉन मतलब बहरहाल जॉन कैसा है। तो बहरहाल या वैसे मतलब जो हमारा टॉपिक चल रहा होता है कन्वर्सेशन में उससे हट कर के कोई नई बात कर देना। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, मतलब बहरहाल तुम्हारी सफलता पर बधाई तुमको। तो जो टॉपिक हमारा होता है बातचीत का उससे अलग हट करके जब कोई चीज़ हम बोलते हैं, उसको रोक करके कोई चीज़ बोलते हैं, उससे थोड़ा हट करके साइड में आकर के जब हम बोलते हैं तो उसी को कहते हैं बाय द वे। बाय द वे का मतलब होता है कि हम थोड़ा सा अपना रूटीन उससे चेंज करते हैं, मतलब टॉपिक से थोड़ा हटते हैं। तो अनरिलेटेड टू द प्रीवियस टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन, अर्थात जो हमारा कन्वर्सेशन का टॉपिक चल रहा होता है उससे अनरिलेटेड होता है ये, यानी अलग से हम कोई चीज़ जब कहना चाह रहे होते हैं तब हम बोलते हैं बाय द बाय या फिर बाय द वे। दोनों का सेंस बिल्कुल एक ही है, लेकिन ज़्यादातर ये बोला जाता है, चलन में यही है बाय द वे। इसके बाद है आई टू आई, तो आई टू आई का मतलब होता है कंप्लीटली, कंप्लीटली एग्री। और कंप्लीटली एग्री का मतलब होता है पूर्ण रूप से सहमत। तो ये लिखा है आई टू आई, और आई टू आई का मतलब हो गया पूर्ण रूप से सहमत। जब मतलब आई टू आई का मतलब होता है कि आंखों में जब आंखें डालकर कोई चीज़ हम कहते हैं तो दावे के साथ होता है, और वो चीज़ होती है कि हम उसकी बात से सहमत हैं या फिर वो हमारी बात से सहमत है, मतलब उसमें कोई संकोच या शर्म या अन्य प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं होता, तो वहाँ पर बोलते हैं आई टू आई। और ये आई फॉर आई लिखा हुआ है, और आई फॉर आई का मतलब होता है जैसे आपने बोलते हैं ज़्यादातर टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा। आई फॉर आई, किसी ने आपको आंख दिखाई और आपने उसको आंख दिखाई, तो ये हो गया जैसे को तैसा। मतलब ये हो गया तो पनिशमेंट, टू पनिश द पीपुल, टू पनिश द पीपुल इन अकॉर्डिंग टू द वे विच दे ऑफेंडेड, टू पनिश द पीपुल इन अकॉर्डिंग टू द वे या अकॉर्डिंग टू द वे इन विच दे ऑफेंडेड। मतलब ये हो गया कि लोगों को उसी तरह से दंड देना जिस प्रकार का उन्होंने अपराध किया हो।
तो ये हो गया आई फॉर आई, मतलब जैसा किया है उसको वैसा ही दिया। तो टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा। तो यहाँ पर होता है, या आप ये कह सकते हो जैसे इक्वली बैडली इन रिटर्न। इक्वली बैडली इन रिटर्न का मतलब हो गया कि बदले में उसी तरह का उसके साथ व्यवहार करना, यानी बुरा किया है तो उसके साथ बुरा ही करना। तो ये होता है आई फॉर आई। तो आई टू आई का मतलब हो गया कंप्लीटली एग्री, और आई फॉर आई का मतलब हो गया टिट फॉर टैट। तो ये आपका रहा मटेरियल जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ही ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई इडियम्स आते ही रहते हैं हर परीक्षा के लिए। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं ये सभी के लिए आवश्यक है, किसी के लिए भी यूजलेस नहीं है, अनइम्पोर्टेंट नहीं है, सब के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको ध्यान दें और अच्छे से पढ़ें। और ये सब कुछ जितना भी दिया गया, अगर ये सब कुछ आपको लगता है कि सही है तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं कमेंट करके कि ये समस्या है। और फिलहाल आज इतना ही, और फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। शुभकामनाएं।